नमस्कार दोस्तों, एक्शन विचार न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास आया हूं और फार्मा के संबंध में मैं ये कहूं तो इन्होंने अपने जीवन में फार्मा को जो दिया है शायद ही कोई और दे सके, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में जो क्वालिटी होती है इस क्वालिटी से कभी आपने कोई समझौता नहीं किया। और मैं आज आपसे आपका परिचय कराता हूँ, तो थोड़ा संक्षिप्त परिचय अपना दीजिएगा। एक्शन न्यूज़ के दर्शकों को मैं सबसे पहले चैनल शुरू होने की बधाई देता हूं। मेरा नाम निश्चल परूथी, अफलेटस फार्मास्यूटिकल सोनीपत से हूं। मैं लास्ट 35 ईयर्स से इसी प्रोफेशन में हूं। हम आयुर्वेदिक, कॉस्मेटिक, न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल सारे तरह की दवा बनाते हैं। हमारे पास WHO, GMP, GLP, ISO सारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और सरकार द्वारा समय समय पर हमें क्वालिटी के लिए उत्कृष्टता के कई अवार्ड भी दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा। कई बार हमें ब्रांड ऑफ द ईयर जो न्यूट्रल संस्थाएं हैं उन्होंने भी दिया है। मैं जो फार्मा में आज नए चैलेंज आ रहे हैं, चैलेंज ये आ रहा है कि देखिए अब जो मार्केट है वो इंटरनेशनल सारी मार्केट इकट्ठी होती जा रही है और एक ये कम्पिटिटिव युग है। इस युग में जो आदमी क्वालिटी के नए नए मापदंडों को अपनाएगा वही टिक पाएगा। जैसे कि हमारी सरकार की, मोदी जी की एक पॉलिसी है, हमारी जो इंडिया है वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन वो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड को उत्कृष्टता और क्वालिटी के पैरामीटर से वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। जो आज मल्टीनेशनल में अमेरिका या बड़ी बड़ी इंग्लैंड या इन जैसी कंपनियों का एक बोलबाला था, उनका एक अलग वो अपना पैरामीटर समझते हैं कि उनकी ही क्वालिटी है। लेकिन जो इंडिया है वो 151 कंट्रीज़ में इंडिया की दवाई नंबर 1 पर एक्सपोर्ट होती है। हमारी डोमेस्टिक से लगभग 10 गुना दवाई एक्सपोर्ट पर बिकती है। वो क्योंकि पूरे विश्व का हमारी दवा पर विश्वास है, इसीलिए हमारी वो बिकती है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी ज़्यादा है कि हम क्वालिटी पैरामीटर्स को अपनाएं और क्वालिटी की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दें। ये जो 35 वर्षों में आपने देखा इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव आ रहा है? इंडस्ट्री दिन ब दिन बदल रही है। पहले जो था एक दवा उपलब्धता का ही चैलेंज था, लेकिन अब उपलब्धता का चैलेंज के अलावा कंपटीशन बढ़ता हुआ जा रहा है। और पहले हम विदेशों से आयात करने वाले लोग थे, अब जो है हम विदेशों को निर्यात करने वाले लोग हैं और हमें इंटरनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर ही खरा उतरना पड़ता है, जिसमें अमेरिका की कंपनियां, इंग्लैंड की कंपनियां, यूरोप की कंपनियां जो हमारे से बहुत पहले जो हमें कुछ भी नहीं समझती थी, आज वो हमारे साथ टक्कर में है। बहुत सारी हिंदुस्तानी कंपनियों ने अमेरिका में अपनी दवाइयाँ रजिस्टर कराई हैं। आज वो जेनरिक में वहाँ नंबर 1 कंपनियाँ हैं। वो इन कंपनियों को, ग्लेक्सो, फाइजर, इन कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। ऐसा मानते हैं कि दुनिया में हम नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं फार्मा में? जी बिल्कुल। फार्मा इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 1 कंपनी की तरफ हम इंडिया बढ़ रहा है जी। और आप देखिए आयुर्वेद जिसका जन्म आज से 5-10 हज़ार साल पहले महर्षि चरक, सुश्रुत ने किया है, तो उसमें पहले ही हम दवा में नंबर 1 थे। लेकिन जो बीच के गुलामी के काल ने हमारे ग्रंथों को जला दिया, हमारी नॉलेज को ख़त्म कर दिया। लेकिन आज दोबारा आयुर्वेद में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को हम दिशा दिखा रहे हैं। कोरोना में आप देखते हैं कि आयुर्वेद ने ही दुनिया को सहारा दिया है। जी जी। तो आयुर्वेद की भी साख पूरी दुनिया में बढ़ी है काफ़ी। आयुर्वेद की साख बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले 10-15 साल में आयुर्वेद दोबारा पुनर्स्थापन की तरफ जा रहा है। तो ये जो फार्मा इंडस्ट्री है, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फार्मा पर काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, उनके लिए क्या सलाह है? क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोग छोटी पूंजी से आते हैं और बाद में ख़त्म हो जाते हैं और ये कहते हैं कि ये इंडस्ट्री ठीक नहीं है। एक्चुअल में फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जो मैन्युफैक्चरिंग है
अब वो क्वालिटी के आधार पर और वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के आधार पर देश के कानून हैं, और वो कानूनों में काफ़ी बदलाव हो रहा है। एक रिवाइज शेड्यूल एम इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने, उसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी हैवी है और कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो रनिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए छोटा व्यापार फार्मा में अगले समय में हो पाना बड़ा मुश्किल है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। ये जो छोटी सी कैपिटल से लेके व्यापार शुरू करने आते हैं, उनको ये भी नहीं ज्ञान होता है कि कैपिटल कितने मात्रा में होनी चाहिए। तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे कि कैपिटल कितनी तरह से होती है? मतलब जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट में एक अनुमानित राशि किसी ने डिसाइड कर लिया कि 1 करोड़ से शुरू करेंगे, जबकि पता नहीं है कि इसके लिए भी 2-3 करोड़ और एक्स्ट्रा चाहिए। उस पर क्या कहना है? एक्चुअल में फार्मा में बेसिक जो एक खर्चा है वो पहला खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर का है जी उसके बाद उसको चलाने का एक रनिंग एक्सपेंस है जी, और फिर उसके बाद जो है रनिंग कैपिटल चाहिए, जो माल कच्चा माल खरीदने के लिए माल को, क्योंकि ना फार्मा में कैपिटल इसलिए भी चाहिए, कोई भी रॉ मटेरियल सेम डे आके सेम डे नहीं बन सकता। उसके अंदर वो माल आता है, बहुत सारे माल ऐसा है जो 14 दिन की स्टरलिटी में जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी सैम्पलिंग होती है, फिर उसके बाद जो है उसकी माल बनता है, फिर वो 14 दिन तक होल्ड होते हैं, फिर उसके बाद सैम्पलिंग होती है। तो टोटल ये 40-45 दिन का तो एक मतलब गैप आ जाता है। उसके बाद माल ट्रांसपोर्टेशन पे जा रहा है, तो फिर बाजार भी अपने हिसाब से पैसा देता है। तो फार्मा में रनिंग कैपिटल का तो एक बड़ा रोल है ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में मशीनरी, AHU, HVAC सिस्टम, मशीनरी जो है आज सारी कंप्यूटराइज हो गई है। लैब का बहुत बड़ा रोल है, लैब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके टेक्निकल पर्सन रनिंग कॉस्ट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो फार्मा अब एक छोटी पूंजी का व्यापार नहीं रहा। तो नए लोग जो फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, हाँ जी, ऐसी स्थिति में उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मा के बजाय थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में आए? और वो या तो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएं जी या वो ट्रेडिंग में चले जाएं, वो कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन लेकर आगे व्यापार करें या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराकर व्यापार करें, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करना अब आसान नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि लाइसेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जी, इसमें रिवाइज शेड्यूल एम में मैन्युफैक्चरिंग में एक नया लाइसेंस, मतलब नया सर्टिफिकेशंस के कुछ बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाए हैं। इसमें शेड्यूल एम का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग का शेड्यूल, उसको रिवाइज किया गया है, जिसमें एरिया से लेके, एरिया की कंडीशन से लेके, मशीनरी से लेके, प्लांट का कंडीशन से लेके, अब एक्चुअल में क्या है, एक भारी खर्चा और भी आने वाला है, जिसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शन के प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टम, नॉन बीटा लैक्टम, हार्मोन, तो वो सारे अलग अलग बिल्डिंग में बनेंगे, अलग अलग प्रीमिसेस में बनेंगे, जिसमें क्रॉस कंटामिनेशन का कोई चांस ना हो। तो ये भी एक बड़ा एक्सपेंस आने वाला है। बहुत सारी ये क्वालिटी के पैरामीटर हैं जो हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड को उस आधार पर उनसे लड़ेंगे, और पूरे विश्व में जो, जैसे मैंने पहले कहा कि क्वालिटी में हिंदुस्तान नंबर 1 हो, क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हैं, हमारी इमेज पर कोई खतरा ना हो, तो उस आधार पर सरकार ये चाहती है। मल्टीविटामिन जो इस समय देखा जा रहा है पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ जोर पकड़ रही है और हर जगह इसकी डिमांड भी है, उसमें क्या चल रहा है कि आप लोग उसकी कैसी तैयारी कर रहे हैं मल्टीविटामिन के लिए? देखिए, मल्टीविटामिन के विभिन्न विभिन्न रूप हैं, कोई सिरप में है, कोई इंजेक्शन में है, कोई टैबलेट में है, कोई कैप्सूल में है, कोई प्रोटीन पाउडर्स में है, कोई सैशे में है। तो मल्टीविटामिन के अलग अलग रूप हैं, और लेकिन अब इसके कॉस्मेटिक रूप आ गए हैं, चूहेबल टैबलेट्स आ गई हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल आ गए हैं। तो मल्टीविटामिन देखिए, आज 40 साल 30 साल के बाद आदमी को उसका पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है। जी। तो उस आधार पे उसको एक सप्लीमेंट तो ज़रूर चाहिए, तो इस आधार पे उसको मल्टीविटामिन चाहिए, लेकिन उसके विभिन्न विभिन्न रूप अब इंडस्ट्री बना रही है जो कस्टमर फ्रेंडली हैं। बच्चा है तो बच्चे के स्वाद के अनुसार, बड़ा है तो बड़े की सुविधा के अनुसार वो टैबलेट जेब में ले जाए, कैप्सूल जेब में ले जाए, तो उस आधार पर बना रही है। और उस आधार पर डिफरेंट कंपोजिशन है, जो मिक्स कंपोजिशन है, जैसी उसकी ज़रूरत है, जैसी उसकी सिस्टम को ज़रूरत है, तो वो बना रही है और वो बाज़ार में। खान पान में वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो पोषक तत्वों पर आधारित है, जो हमारी कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हो,
जी इसीलिए आज आप सप्लीमेंट की तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है जी, और आप भी मानते हैं कि ज़रूरत है एक इंसान को। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि खान पान में वो पूरे विटामिन पूरे नहीं होते। हमारा बहुत सारा जो तबका है हिंदुस्तान में वो वेजिटेरियन है, बहुत सारा तबका है वो जो मतलब समुंदर किनारे रहता है, कोई पहाड़ पर रहता है, कोई जंगल में रहता है, तो वो उस आधार के खाने हैं, वो पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। वो एक डिफरेंट, जहाँ जिस तरीके का फूड है उसी तरीके का फूड खाता है, तो उस आधार पर उसको नहीं मिल पाता है। और अभी हिंदुस्तान में देखिए बीमारी है, बीपी है, शुगर है, जो लाइफस्टाइल की बीमारी है, ये काफ़ी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनमें भी मल्टीविटामिन का काफ़ी रोल है। जो कैंसर के पेशेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें समाज में जो ऐसा लगता है कुछ मिलावट है खाने में, या फिर पेस्टिसाइड का ज़्यादा रोल है, या पानी और हवा में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसके आधार पर ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। इनके लिए भी हमें कुछ सप्लीमेंट वगैरह या कुछ अपनी एक्सरसाइज, योगा या खान पान में परहेज ये रखना पड़ेगा, नहीं तो ये घातक बीमारी होगी आगे। अंत में एक्शन विचार न्यूज ने जो ये शुरुआत की, उस पर कुछ कहना चाहें? और मैं दोबारा एक्शन विचार न्यूज़ को समाज में जागृति पैदा करने के लिए बधाई देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि वो समाज को और अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।